हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर। और जहां आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुके हैं। इससे पुराने 2 लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। जिस किसी ने भी लास्ट वाला न्यूमेरिकल वाला लेक्चर नहीं देखा, ऊपर मैंने तुम्हारे को आई बटन पे लिंक दे दिया होगा। यूट्यूब पे देखने वाले बच्चे आई बटन के लिंक पे क्लिक करो और वहां जाके देख लो। और जितने भी बच्चे साइड से पढ़ रहे हो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाओ, इससे पुराने 2 लेक्चर्स देखो। और आज का टॉपिक हमारे पास बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी चालू कर रहे हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब तुम चैप्टर में आगे जाके कैरी आउट करोगे, चैप्टर को रेजिस्टेंस पढ़ोगे, ओम्स लॉ पढ़ोगे, तो वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बहुत 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 ज्यादा यूज आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी लिया था। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी थोड़ा सा आज के लेक्चर का पार्ट हम लोगों ने मतलब लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी समझा था। जिसने नहीं भी समझा उसको आज समझ में आ जाएगा। मैंने बोला जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो किसी ना किसी कंडक्टर के अंदर करती है, हाँ कि ना। मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई सा भी कंडक्टर कंडक्टर जनरली मेटल होते हैं, मेटल्स आर जनरली कंडक्टर। और वो कंडक्टर क्यों होते हैं? वो कंडक्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने पास रखते हैं। कोई सा भी मेटल ले लो, जनरल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसके अंदर भी अभी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पड़े होंगे। एग्जांपल लेके दिखाऊं, सोडियम। सोडियम मेटल है, हाँ सोडियम मेटल है जी, हम लोग तो जानते हैं सोडियम मेटल है। एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का? 11। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो दैट इज 281। और देखो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब जनरली अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कोई दूसरा मेटल ले लो, लिथियम। एटॉमिक नंबर 3 क्या होता है? 28। और 28 क्यों? 2 से 1। आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जनरली सोडियम हो, लिथियम हो, कोई दूसरा मेटल ले लो यार। एक और एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम। एग्जांपल्स की कमी थोड़ी। एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 283। आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। जनरली जितने सारे मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इसी वजह से सारे मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्या ये भी एक मेटल है? जी हाँ, ये भी एक मेटल रॉड है। इसकी भी टेंडेंसी क्या होगी? अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अभी भी स्टिल इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। और तुम्हें पता है जब कभी भी ये चार्जेस फ्लो करने लगते हैं तो फ्लो करने की वजह से ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और कुछ नहीं, इन्हीं चार्जेस के फ्लो होने की कंडीशन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बस मेरा छोटा सा सवाल ये कि तुम देख सकते हो अभी जो मेरे हाथ में रॉड है, ये एक मेटल की रॉड है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी क्या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे होंगे? बस छोटा सा सवाल ये। और तुम लोगों का बड़ा सा आंसर क्या होगा कि नहीं भाई ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते तो मुझे क्या फील होता? मुझे करंट फील होता, और अभी मुझे कोई करंट नहीं लग रहा। तुम कोई से भी आसपास की मेटल की रॉड हो या कोई मेटल की चीज हो, उसको टच करोगे तुम्हारे को करंट फील होगा जब तक वो किसी स्विच से, किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल से, बैटरी से कनेक्ट ना हो। तुम कहोगे तुम्हारे को करंट सिर्फ तभी फील होता है जब तुम किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल, जैसे स्विच बोर्ड में हाथ दे दो, बैटरी में हाथ लगा दो, तभी तो करंट लगता है। क्या लोहे की पड़ी हुई खाली चीज से तुम्हारे को करंट लग सकता है? एक लोहे का दरवाजा, कहीं से कनेक्ट नहीं है, तुमने ऐसे हाथ पकड़ के खोल दिया, सेट कर, करंट लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर भी है, टेंडेंसी तो इसके पास भी है फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करने की, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से हम लोगों को करंट क्यों नहीं लगता? तुम कहोगे इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, इसी वजह से हमारे को करंट नहीं लगता, यही कहोगे। व्हाट इफ अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी भी फ्लो कर रहे हैं? तुम कहोगे कैसे? तो वो कर रहे होते हैं हमारे आसपास की थर्मल एनर्जी की मदद से। किसकी मदद से? थर्मल एनर्जी की मदद से। अरे छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि कोई सा भी हमारे पास अगर किसी भी मैटर का पार्टिकल होता है वो आसपास से एब्जॉर्ब करता है हीट, और हीट की वजह से क्या करता है? हीट की वजह से उसका मोशन बढ़ जाता है। याद करो तुम लोग 11th क्लास के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ के आए हो कि जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी कोई भी पार्टिकल आसपास से हीट एब्जॉर्ब करता है तो उस पार्टिकल का मोशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर नहीं, केटीजी के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, सबकी जगह पे पढ़ के आए हो कि इफ अगर मैं किसी पार्टिकल को आसपास से हीट देता हूं तो उस पार्टिकल का मोशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे मेटल जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं वो अभी भी क्या कर रहे होंगे? वो अभी भी मूव कर रहे होंगे। वो अभी फ्लो नहीं क्या कर रहे होंगे? वो भी मूव कर रहे होंगे। फ्लो तो थोड़ा गंदा वर्ड है, क्या बोल सकते हैं? अभी वो क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। थर्मल एनर्जी की मदद से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। और अगर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो छोटा सा सवाल ये कि मुझे करंट क्यों नहीं लगता? इन इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी होती है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पता है कितनी होती है? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं 1 लाख मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है अभी भी स्टिल इसके अंदर। फिर भी मुझे करंट फील क्यों नहीं हो रहा? छोटा सा सवाल ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक का बड़ा प्यार निकालूंगा, तुम्हारे को बहुत जरूरी आएगा, मेरे बात ध्यान से समझना। अब तुम्हारे को एक बात बताऊं, जनरली मान लो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है
थर्मल एनर्जी की मदद से जो मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और कितनी होती है किसी भी पार्टिकल की थर्मल वेलोसिटी, वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास। किसी भी कंडक्टर के कोई से भी इलेक्ट्रॉन बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल के भी जस्ट हीट एब्जॉर्ब करके एक रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं? एक रैंडम मोशन करते हैं बाय द वेलोसिटी, रैंडम मोशन करते हैं बाय द वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड। और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? क्या मोशन करते हैं? एक रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई क्या कर रहा है, वो कोई इधर भाग रहा है, वो कोई नीचे भाग रहा है, कोई वो इधर भाग रहा है, कोई वो इधर भाग रहा है। उनके फ्लो करने की कोई सी भी सिंगल डायरेक्शन नहीं होती, उनके मूव करने की कोई सी भी सिंगल डायरेक्शन नहीं होती। अभी तभी ना मैंने फ्लो को काट करके मूव लिख दिया था, फ्लो को काट करके मूव लिख दिया था कि जनरली सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं, ना कि फ्लो। फ्लो तो किसी एक डायरेक्शन में करा जाता है ना, मूव करते। वो अपनी जगह पे खड़े खड़े क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन, को इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, हाँ कि ना। लेकिन वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है। हम लोगों को करंट फील क्यों नहीं होता? तो मान लो कि अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u1, इसकी वेलोसिटी को u2, इसकी वेलोसिटी को u3, इसकी वेलोसिटी को u4 मान लूं, और ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तुम्हें पता है? एक कंडक्टर के अंदर 10⁵25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पर मीटर क्यूब। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। 1 करोड़ के अंदर 10⁻7 आता है, 10 करोड़ के अंदर 10⁸8, 100 करोड़ के अंदर 10⁻9, 1000 करोड़ के अंदर 10⁻10। तो सोचो, अंदाजा लगाओ 10⁻25 कितना हो गया, हाँ कि ना। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक ही कंडक्टर के अंदर रहते हैं, और वो भी 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम, एक छोटी सी वॉल्यूम के अंदर। तो सोचो इसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ कि ना। कई करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आसपास की हीट को अब्सॉर्ब करके रैंडम मोशन कर रहे हैं, और रैंडम मोशन की वजह से पता है क्या होता है? इन सबकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? 0। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का सम करेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0, रफली इक्वल टू 0 है उनके पास वेलोसिटी। वो मूव कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, लेकिन उन सबका एवरेज लेने की कोशिश करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0। तुम कहोगे कैसे? तो मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर भागना चाह रहा है, तो कोई ना कोई करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स में से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो पीछे की ओर भागना चाह रहा होगा, हाँ। तो ये पीछे भागने वाला इलेक्ट्रॉन आगे भागने वाले इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को क्या कर देगा? नेग्लेक्ट कर देगा। कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हो जो यहाँ भागना चाह रहा है, बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन उसके पीछे भाग गया, ले इफेक्ट नेग्लेक्ट। ऐसे कई करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, सबके पास कोई ना कोई वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी किसके इक्वल है? 10⁻25 मीटर पर सेकंड के। और यही वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और इतने रैंडम मोशन होने की वजह से अगर मैं सारी वेलोसिटीज का एवरेज ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास आ जाता है 0। क्या तुम्हारे को समझ में आ गया? एवरेज थर्मल, अभी भी इसके पास पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आसपास की हीट को अब्सॉर्ब करके, लेकिन फिर भी मुझे करंट फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 0 के। फील निकल के आई। अब तुम्हें एक बात बताओ, मुझे पता है करंट मुझे कब फील होगा? करंट मुझे तब फील होगा जब इसके पार्टिकल्स के पास एवरेज वेलोसिटी 0 ना हो, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, हाँ कि ना। क्या हो? अगर मैं इसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ये मेरे पास वायर या कोई सा भी कंडक्टर हो सकता है जिसके अंदर मेरे पास क्या है? जिसके अंदर मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको रख देते हैं थोड़ा सा, बीच बाद में काम आएगा, इसको लेके आएंगे साइड में रखो आप। शाबाश। मैंने बोला इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास एक रैंडम मोशन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। क्या कोई दिक्कत? इस बैटरी का काम क्या होता है? इस बैटरी का काम होता है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अभी बहुत ढंग से हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तुम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो कि एक बैटरी जो होती है वो कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शन करके अपने अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा बनाती है। तभी हम लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव वाला होता है और लो पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव वाला होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं और नेगेटिव चार्ज बहुत कम। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तुम कहोगे कैसे? अरे ये भी तो कोई ना कोई वायर ही है, ये भी तो कोई ना कोई वायर ही है। अगर कोई बैटरी होगी तो बैटरी के यहाँ पे भी तो मैंने कोई ना कोई वायर ही जोड़ रखी होगी, उसके पास भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही होंगे, हाँ कि ना। ये भी तो कोई ना कोई वायर ही है, सही बात है कि नहीं? जिसके एक एंड में मैंने एक बैटरी का टर्मिनल, एक एंड पे दूसरे एंड पे दूसरा बैटरी का टर्मिनल जोड़ रखा, क्या कोई दिक्कत? अब जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट करी तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज तक जाती हुई मेरे पास क्या आ गई? मेरे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसको बड़ा कर ले थोड़ा सा समझने के लिए, अभी वापसी आ जाएगी पीपीटी पर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या डेफिनेशन है, क्या भैया हम लोगों ने वो लिख रखे थे फॉर्मुलाज, अभी किसी की जरूरत नहीं है। अभी पहले समझ लो, मैंने बस तुम्हारे को क्या समझाया कि कोई सा भी कंडक्टर जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, जिनके अंदर एक रैंडम मोशन होता है ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी 1 लाख मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। फिर भी हम लोगों को करंट फील क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है? 0 के। जैसे ही मैं कोई बैटरी उसके आसपास लगाता हूं, बैटरी लगाने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिस वजह से मेरे पास एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ क्या आ जाती है? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। क्या आ जाती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनी
अब क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगना चालू होगा। तुम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो इक्वल होता है हमारे चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या मैंने कुछ गलत कहा? और हमारे पास चार्ज यहाँ पे किसका है, हमारे पास चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, तो जो फोर्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन को फील होगा वो कितना होगा, वो होगा माइनस ई इंटू ई पे। यहाँ पे मैंने चार्ज की जगह पे क्या डाल दिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या कोई दिक्कत? ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा माइनस ई इंटू ई। अब जैसे ही फोर्स लगेगा, अब बात आती है फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स हमेशा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है। अब ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है तो कहां भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। और तुम खुद सोचने की कोशिश करो, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, हाँ कि ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फ्लो होने लग जाएंगे। इतना तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था, इतना तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था। क्या अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एक डायरेक्शनल फ्लो आ गया, अब वो एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ये नेगलेक्ट कर देगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब के सब निकल के किसी ना किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा, सही बात है कि नहीं? पर तुम्हें पता है क्या, बच्चों को बहुत सारा डाउट आता है, यार ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। इसके अंदर एक छोटा सा खेल है, और वो खेल क्या है इसको समझने की कोशिश करना। अभी तक जो पहली स्लाइड पे पहले जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके इग्नोर करना, ये सारी चीजें इग्नोर कर दो। नीचे वाला पढ़ो कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग क्या करें, कोई सा भी एक्सटर्नल पोटेंशियल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना दे, तो इस केस के अंदर क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं रैंडम डायरेक्शन के अंदर विद द वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 5 मीटर यानी 1 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पर सबकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, वो 0 के इक्वल होती है। जैसे ही मैं कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगा देता हूं, तो यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी एक नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं, किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगते साथ ही इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। मैं दो शब्द लेता हूं कि वो फ्लो करेंगे या वो ड्रिफ्ट करेंगे, कौन सा शब्द ज्यादा सही है? क्या बोला मैंने, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे या वो एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे? तुम कहोगे फ्लो का माने तो हमें को पता है फ्लो क्या होता है, ये ड्रिफ्ट का तो पता नहीं। और मैं तुम्हें बताऊं, असलियत में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, असलियत में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे। तुम कहोगे लाल चटक रंग, यार देखो 3 ही रंग देता है, नीला, लाल और सफेद। तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो इंग्लिश में बोलो व्हाइट, ब्लू और रेड, 3 ही कलर देता है, उसी में हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव साइड की साइड पे फ्लो नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। अब ड्रिफ्ट करने का मतलब क्या होता है ये समझना। मैंने तुम्हारे को अभी क्या समझाया, मैंने तुम्हारे को अभी समझाया कि मेरी जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल के क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन इसके बिना क्या कर रहा था, रैंडम मोशन कर रहा था। ऐसा थोड़ी है बैटरी लगाते साथ ही सीधा ही एक जगह पे भागने लग जाएगा। मान लो कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में निकल के जाना चाहता था इस पॉइंट के ऊपर, हाँ कि ना, रैंडम मोशन कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा तो इधर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इधर मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ये मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और मुझे पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के आते साथ ही इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स भी लगेगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, मुझे पता है, जिसका मैग्नीट्यूड माइनस ई के इक्वल होगा। क्या कुछ गलत था? फोर्स लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि तुरंत एक ही डायरेक्शन में मूव होने लग जाएगा। कि मान लो तुम क्या कर रहे थे, तुम सीधे सीधे जा रहे थे, तुम सीधे सीधे जा रहे थे, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, तुम सीधे सीधे जाना चाह रहे थे। अब तुम्हारे ऊपर बैटरी ने क्या करा, तुम्हारे ऊपर बैटरी ने इधर की ओर फोर्स लगा दिया। सेम इलेक्ट्रॉन है, सीधे सीधे जाना चाह रहा था, पर बैटरी ने कहां लगा दिया, इधर की ओर फोर्स लगा दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि सीधे सीधे जाते जाते तुम तुरंत इधर मुड़ोगे और आगे बढ़ना चालू कर दोगे, नहीं। तुम क्या करोगे, तुम सीधा सीधा जाना चाह रहे थे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा वो धीरे 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 इस डायरेक्शन के अंदर मुड़ने लग जाएगा। जिस डायरेक्शन के अंदर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या करने लग जाएगा, वो धीरे धीरे उस डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाएगा। ये पहले वो इनिशियली मूव करना चाहता था, पर जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगा, वो फोर्स वाली डायरेक्शन के अंदर क्या होने लग गया, फ्लो नहीं करने लगा, वो ड्रिफ्ट मतलब खिसकने लग गया थोड़ा सा। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और वो जाना चाहता है इस पॉइंट के ऊपर, ये पहले वो रैंडम, देखो अब ये सीधा जाना चाहता था, ये यहाँ रैंडम मोशन कर रहा है, हमें क्या पता। लेकिन जैसे इसके ऊपर भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा माइनस ई के इक्वल, और ये भी क्या करने लग जाएगा, ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट करने लग जाएगा। क्या कोई दिक्कत? देखो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रैंडम मोशन करते हैं। बच्चों को क्या डाउट होता है, बच्चों को डाउट होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा दिया, अब तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने नहीं मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन उधर ड्रिफ्ट करेंगे, मतलब उनका नेट मोशन इधर की तरफ होगा। कर अभी भी वो लोग रैंडम मोशन रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ पे क्या होने लग जाएंगे, शिफ्ट करने लग जाएंगे। क्या कोई दिक्कत? और ये फील निकल के अब मुझे भी मजा आ रहा है। अब तुम देखना, तुम्हारे को ऐसे ऐसे कर दूंगा, अब मजा आ जाएगा तुम लोगों को पढ़ के। मैंने क्या बोला, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगता है, एक्सटर्नल सोर्स
ऑफ सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगता है, लिख लेना बड़ा मुश्किल है लिखना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही डायरेक्शन थी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की नहीं, ड्रिफ्ट करने की मतलब खिसकने की। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी रैंडम मोशन ही करेगा, बट इसका जो है एक किसी सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? पहले वो इधर उधर ऐसे वैसे कहीं पे भी भाग रहा था, लेकिन अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक कॉमन डायरेक्शन में ही भागेंगे अभी भी रैंडमली, फ्लो नहीं करेंगे ड्रिफ्ट। धीरे धीरे खिसकते खिसकते वो उस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। ड्रिफ्ट करना इसी कहते हैं, ड्रिफ्ट मतलब खिसकना। फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो रैंडम मोशन करेंगे। क्या कोई दिक्कत? बस तुमने अब सीख लिया, ये जो वेलोसिटी से जिससे ड्रिफ्ट करते हैं, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसी की वैल्यू फाइंड करते हैं अभी हम लोग। देखो अब डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तुम लोग को डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। द एवरेज फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी चार्ज पार्टिकल such as electron when it is subjected to an external electric field due to which they start drifting in a single direction। वो एवरेज फाइनल वेलोसिटी जो किसी भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के पास आती है, जब कभी भी उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है, जिस वजह से वो किसी सिंगल डायरेक्शन में क्या करने लग जाता है, ड्रिफ्ट करने लग जाता है, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आई फील निकल के बहुत इजी है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मेरे पास ये कंडक्टर था, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, आसपास से इसने हीट अब्सॉर्ब कर रखी थी, थर्मल वेलोसिटी थी, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे। रैंडम मोशन करने पे भी करंट क्यों नहीं फील हो रहा था? क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 के इक्वल थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रैंडम मोशन ही करना चाहते हैं, पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक फोर्स लगने की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी एक सिंगल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। जिस वेलोसिटी से वो लोग ड्रिफ्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आया निकल के? क्या कह रहे हूं मैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन से भागेंगे अभी भी रैंडमली, पर किसी एक डायरेक्शन के अंदर भागने लग जाएंगे। हाँ कि ना? अभी तुम्हारे को और तगड़े तरीके से क्लियर करवाऊंगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन, ये भागेगा अभी भी रैंडमली। मान लो इधर भागा, फिर इधर किसी पॉजिटिव चार्ज से, किसी एटम से, एटम मान लो तुम लोग, उससे कोलाइड करा, फिर नीचे आ गया, फिर इधर किसी पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करा, फिर ऊपर चला गया। अभी भी करिए रैंडम मोशन ही रहा है। इलेक्ट्रॉन स्टिल डूइंग अ रैंडम मोशन, स्टिल डूइंग अ रैंडम मोशन। ए मास्टर तेरी इंग्लिश खराब है क्या? अरे कोई खराब नहीं है, रैंडम मोशन। देखा कहां दिमाग चल रहा है मेरा, रैंडम मोशन। बट अब इसने किसी एक सिंगल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना चालू कर दिया, और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? इजी है पक्का? और तुम्हारे को पता है क्या, एक बात बताओ, अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है, वो लग रहा है -E × E के, तो फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन भी होगी। तुम्हें पता है फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास एक और होता है, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, इसकी इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, और बाय इक्वेशन 1 और 2 हम लोगों को पता लग गया कि -E × E हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और एक्सेलरेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन की आ रही है -E × E अपॉन में m। क्या कोई दिक्कत? वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कोई दिक्कत? सही बात है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है, उसी का तो मास डालेंगे। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होने की वजह से तुम्हें पता है एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होती है तो उसकी स्पीड बढ़ती या घटती रहती है। हाँ कि ना? मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होने की स्पीड है वो बढ़ती या घटती रहनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? अगर इस कंडक्टर के अंदर मैं बैटरी लगाऊं, बैटरी लगाने की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और कैसे फ्लो करेंगे, उनकी वेलोसिटी फ्लो होते होते बढ़नी चाहिए। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो वैल्यू फिक्स ही नहीं होगी, कैसे फाइंड कर सकते हैं? असलियत में ऐसा होता नहीं। तुम कोई सा भी रियल लाइफ कंडक्टर देख लो, तुम बल्ब जला के छोड़ देते हो, बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तुमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल दे रखा है, अगर उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी इलेक्ट्रॉन की, तो क्या तो तुम्हारा बल्ब और ज्यादा ग्लो ऐसा नहीं होता रहेगा? ऐसा होता नहीं, एक ग्लो होकर छोड़ देता है, एक इंटेंसिटी के ऊपर ग्लो होता है, उसके बाद ग्लो नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि पहले ज्यादा ग्लो हो रहा है, फिर कम ग्लो हो रहा है, फिर ज्यादा ग्लो हो रहा है, फिर कम ग्लो हो रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। उसके ऊपर एक्सेलरेशन होती तो चार्ज पार्टिकल, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती या घटती, और बढ़ते घटने की वजह से करंट भी चेंज होता, लेकिन करंट असलियत में चेंज नहीं होता। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई सा भी चार्ज पार्टिकल हैव एन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी होती है, पर उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तुम कहोगे कैसे, ऐसा कैसे? तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ती है, पर ये जो कोलिजन वो करता है ना, इस वजह से उस बेचारे की कोलिजन की वजह से उस बेचारे की वेलोसिटी कम हो जाती है। मतलब एक्सेलरेशन होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है, और कोलिजन होने की वजह से बेचारे की वेलोसिटी कम हो गई, जिस वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जो हमारे पास ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन किसी सिंगल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई फील निकल के 2-3 टर्म्स और समझो, और वो टर्म्स हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स है हमारे पास। एक हमारे पास आती है एवरेज मीन फ्री पाथ, तुम मीन फ्री पाथ समझ लो, एवरेज भी छोड़ो। क्या
मीन फ्री पाथ, क्योंकि तुम्हारे को मीन फ्री पाथ का इतना कोई काम सीबीएसई के अंदर वैसे तो नहीं आता, हम लोग क्वेश्चन मोशन में करेंगे मीन फ्री पाथ। और हमारे पास एक आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास होता है टॉ के इक्वल, इसे टाउ कहते हैं, टाउ, हाँ कि ना। और मीन फ्री पाथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है, तुम्हें पता है रैंडम मोशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, और जिस वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, जिस वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, हाँ कि ना। ये जो रैंडम मोशन वो कर रहा है, उसकी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो फ्री पाथ उसके पास है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। क्या कोई दिक्कत, सही बात है कि नहीं। जो आराम से उसको पाथ मिल रहा है, जहां पे वो कोलिजन नहीं कर पा रहा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ। क्या कोई दिक्कत, इजी है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एनी सक्सेसिव कोलिजन्स। कोई सा भी ऐसा टाइम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स कब कर रहा है, दो कोलिजन के बीच में, तो दो कोलिजन के बीच के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। दोनों टर्म तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, आगे मैंने लिख रखी है, आगे तुम लोग पढ़ोगे, देखो यही है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन बट वी डू नॉट फील एनी करंट। हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट फील क्यों नहीं होता, बिकॉज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द मतलब जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है हमारे पूरे चार्जेस की, वो क्या होती है, जीरो। और जैसे ही मैं कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाता हूं, इससे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिससे इलेक्ट्रॉन किसी सिंगल डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट करना चालू कर देते हैं। और फोर्स लगता है, फोर्स हमारे पास क्यूई के इक्वल होता है, क्यूई को हम लोग माइनस ई इंटू ई लिखते हैं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास माइनस ई अपॉन में एम आती है। जरूरी है, तभी लिखवा रहा हूं, आगे काम आएगी, लिख लो। अभी जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन करेंगे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन ही चल रही है ये साथ साथ, हाँ कि ना। इसके बाद मैंने तुम्हारे को क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास एक्सेलरेशन है, जिससे उनकी स्पीड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन स्पीड बढ़ती क्यों नहीं, क्योंकि कोलिजन्स की वजह से बेचारों की स्पीड डाउन हो जाती है। एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा रहा है, कोलिजन स्पीड घटा रहा है, जिस वजह से उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। उसी कांस्टेंट स्पीड से सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक सिंगल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, और उसे ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आई फील निकल के, हाँ कि ना। ऐसे ढंग से पढ़ते रहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब मैंने बोला कि जितने भी मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास जितने भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहे किसी भी डायरेक्शन के अंदर रैंडम मोशन कर रहे थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब कहीं ना कहीं एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट करना चालू कर चुके हैं। तुम ये याद रखना, अब ये सीधा सीधा ड्रिफ्ट नहीं कर रहे, ऐसे नहीं है सीधा सीधा भाग गए, कर अभी भी अपनी डायरेक्शन के अंदर रैंडम मोशन ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वहां ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन भाग इधर रहा था, पर अब थोड़ा सा क्या जाएगा, अब ये थोड़ा सा जाएगा, अब ये थोड़ा सा जाएगा हमारा इधर, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग गया, फिर थोड़ा सा इधर, मतलब ऐसे मूव होता जाएगा, फिर ऐसे 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 रैंडम मोशन में चलता रहेगा। क्या कोई दिक्कत, ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। अब मैंने बोला कि मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी को v1 v2 v3 v4 vn तक मान लेता हूं, हाँ कि ना। और इनिशियल वेलोसिटी याद करो, थर्मल वेलोसिटी u1 u2 u3 मानी थी। अब मेरे पास अगर मैं सबकी फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो क्या मैं v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दूं, हाँ कि ना, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्या मैंने कुछ गलत कहा, मैं क्या करता हूं, हमारे पास पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v1 इज इक्वल टू u1 a इंटू टॉ1। क्या कुछ गलत कहा मैंने, सही बात है कि नहीं। उसका रिलैक्सेशन टाइम, एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी v1। फिर दूसरे पार्टिकल के लिए लिखना चाहूं तो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस में a इंटू टॉ2। ऐसे ही v3 के लिए लिखना चाहूं तो u3 प्लस में a इंटू टॉ3। सो ऑन करते करते n पार्टिकल्स है, vn इज इक्वल टू u1 प्लस में a इंटू में टाउ। क्या कुछ गलत कहा मैंने, सारे के सारे जितने भी इक्वेशंस हैं इनको कर देता हूं ऐड। तुम खुद सोचो, इन सारे के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी का एवरेज निकाल लूंगा, क्योंकि तुम खुद सोचो वेलोसिटी तो बहुत सारी है, अलग अलग पार्टिकल जो है वो पार्टी आ रहा है। छी 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 हिमांशु, गंदी बात गंदी बात। अलग अलग जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, सारे के सारे फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज ले लूंगा, इन सबका वी एवरेज ले लूंगा, तो क्या ही वही मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल होगा। बिल्कुल सही है। एवरेज लेने के लिए क्या करूंगा, एवरेज लेने के लिए v1 प्लस में v2 प्लस में v3 प्लस में v4 सो ऑन प्लस में vn अपॉन में n, यही करते हैं। द सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ऐसे लेते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी, छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको खोल लो या ऊपर वाले को मिटा दूं, ऊपर वाले को मिटा दूंगा, तुम लिखते रहो साथ साथ, क्रॉस करके लिख लेना, ठीक है, डन। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैं क्या करता हूं, v1 v2 और v3 की वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल है, वो मेरे पास आएगी। v1 की जगह पे क्या डालूंगा, u1 प्लस में a टॉ1, v2 की जगह पे क्या डालूंगा, u2 प्लस में a टॉ2, v3 की जगह पे डालूंगा u3 प्लस में a टॉ3, और सो ऑन करते 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 un प्लस में a टॉ n तक, और सबके ऊपर एक्सेलरेशन सेम है अपॉन में n। क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा, सही तो है। अब इसके बाद क्या करता हूं, इसको भी मिटा देते हैं, और क्या बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे, इन ब्रैकेट्स को खोलूंगा तो मेरे पास क्या करता हूं मैं, u1 u2 u3 u4 सबको एक साथ ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा u1 प्लस u2 प्लस में u3 सो ऑन करते करते un। क्या कोई दिक्कत, प्लस में बचा क्या मेरे पास, a टॉ1 a टॉ2 a टॉ3 a टॉ n, तो सब में से एक्सेलरेशन कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा टॉ1 प्लस में टॉ2 प्लस में टॉ3 सो ऑन करते करते टॉ n तक,
और अपॉन में मेरे पास क्या है, अपॉन में है मेरे पास, क्या कुछ गलत कहा मैंने, ये n मैं इसको भी दे देता हूं और ये n मैं इसको भी दे देता हूं। तुम्हें पता है जब कभी भी हमारे डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है तो हम लोग ऊपर वाले दोनों वेरिएबल्स को प्लस में दे सकते हैं। मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस में सो ऑन करते करते un n नंबर ऑफ पार्टिकल तक अपॉन में n प्लस में a इंटू में τ1 प्लस में τ2 प्लस में τ3 प्लस में सो ऑन करते करते n तक अपॉन में n। अब ये देखो क्या ये मेरे पास एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी नहीं है, किसके इक्वल होती थी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन करते करते un अपॉन n तक, ये इक्वल होती थी 0 की। तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन और τ1 τ2 τ3 τn तक अपॉन में n, क्या मेरे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल हो गया। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, हाँ कि ना, इतना क्लियर है। मैंने बोला ये पूरी टर्म 0 हो गई, ए एक्सेलरेशन मेरे पास सीधा सीधा आ गई और ये मेरे पास क्या हो गया, टॉ एवरेज के इक्वल हो गया। अब फॉर्मूला आ चुका है, एक्सेलरेशन अभी हम लोग पढ़ गए थे किसके इक्वल होती है, माइनस ई अपॉन में एम के इंटू में टॉ एवरेज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कोई दिक्कत, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में क्या होता है, माइनस ई अपॉन में एम इंटू में टॉ एवरेज। ये डेरिवेशन तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं मैं डेरिवेशन, पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं मैं इस डेरिवेशंस को, सैंपल पेपर्स के अंदर, स्कूल पेपर्स के अंदर, प्री बोर्ड्स के अंदर, बोर्ड्स के अंदर बहुत पूछी जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन में एम इंटू में टॉ एवरेज, जहां पर ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एम हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टॉ एवरेज हमारे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या कोई दिक्कत, बहुत इजी है। ये है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुम देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लाजमी सी बात है। बाहर अगर ज्यादा पोटेंशियल दूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे। क्या कुछ गलत था। अगर मुझे इसी चीज को पोटेंशियल की टर्म्स में देखना हो तो ध्यान से सुनना, ये मेरे पास वायर जिसकी लेंथ मैं L मान लेता हूं और इसके अक्रॉस द कंडक्टर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी E एक्सटर्नल। क्या कोई दिक्कत, तो अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूं तो पोटेंशियल मेरे पास इक्वल होता है V इज इक्वल टू E इंटू एल के। तो E का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का रेशियो होता है माइनस V अपॉन में एल के। क्या मैंने कुछ गलत कहा, सही बात है कि क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इधर पुट कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मेरे पास आ गया E की जगह पे डाल दूंगा V अपॉन में L, तो V अपॉन में M इंटू L इंटू में टॉ एवरेज। आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है। और तुम ये देख पा रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। इतना दो टर्म्स में पढ़ लिया हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, दोनों टर्म्स में आते हैं, दोनों टर्म्स में जरूरी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला माइनस ई अपॉन में एम इंटू में टॉ एवरेज, जहां पे टॉ एवरेज हमारे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है और एक हमारे पास और प्लस माइनस नहीं आता, ई वी अपॉन में एम इंटू में एल इंटू में टॉ एवरेज। कैसे मुश्किल, अब देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म। इतना ही था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इतना देखो पहले दो फॉर्मूलास में हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, सब क्या कोई दिक्कत, गंदी बात, बिल्कुल गंदी बात, सब पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी पढ़ लिया। अगर तुम्हारे को इसमें कोई डाउट है तो अभी आराम से रुक जाओ, एक बार दोबारा देखो, तुम्हारे को बड़े ढंग से समझ में आ जाएगा। मुझे पता है बहुत अच्छे से समझा हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बस इतना ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब तुम्हारे को बहुत इजीली समझ में आता रहेगा। क्या कोई दिक्कत, डन। अब मैं तुम्हारे को ना ये बताता हूं रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्या रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अरे बड़ा जरूरी रिलेशन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो कि मैं एक वायर ले लेता हूं और जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने क्या ले रखा है, ए ले रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, उसके साइड का जो 2D सरफेस का एरिया होता है। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हारे को बताऊं, एग्जांपल कैसे बताऊं कि मान लो अगर मेरे पास ये कोई बुक है, हाँ कि ना, अब ये बुक के अंदर तुम्हें पता है ये बुक कैसी बुक है, 3D बुक है, हाँ कि ना। अगर मैं बात करूं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का तो इसके 2D सरफेस का एरिया, या तो यहाँ का, या तो यहाँ का, या तो यहाँ का, या तो यहाँ का, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया की जब भी बात होती है तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हमेशा 2D एरिया की। क्या कोई दिक्कत, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब भी 2D एरिया होता है। अब अरे बाकी सब एरिया का क्या हम लोगों को ऐसे ऐसे माने, साइड वाला एरिया, एक वायर ले लीजिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या कोई दिक्कत। अब इसके अंदर जब कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसी वजह से चार्ज क्रिएट होगा। बहुत सारी इसकी वॉल्यूम है, मैं मान लेता हूं कि एक क्वांटिटी ले लेता हूं स्मॉल एन। व्हाट इज स्मॉल एन, स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। एक यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। क्या कोई दिक्कत, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता।
अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक छोटा सा एरिया मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल के थोड़े से आगे की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, मैं छोटे से चार्ज को क्या मान लेता हूँ, dq मान लेता हूँ, और जिस वेलोसिटी से वो लोग ड्रिफ्ट करेंगे उसको क्या मान लेता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेता हूँ। क्या कोई दिक्कत? अगर मैं इस dq चार्ज को निकालना चाहूँ कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं इनटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, हाँ कि ना, चार्ज होना इलेक्ट्रॉन, बड़ी बेसिक सी बात है। मैंने बोला अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहता हूं कितना फ्लो कर रहा है, तो पहले ये देखूंगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इनटू में चार्ज। जैसे मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 400 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते तो 400 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर देते। तो ऐसे टोटल चार्ज निकालने के लिए, डीक्यू चार्ज निकालने के लिए क्या करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है ई के इक्वल हो जाता है, ठीक सीधे, हाँ कि ना, इसमें कोई दो राय नहीं। बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बोला 1 मीटर क्यूब के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ कि ना, तो 2 मीटर क्यूब के अंदर क्या होंगे, 2 मीटर क्यूब के अंदर 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर मैं बोलूं v वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या vn इलेक्ट्रॉन्स होंगे, vn मतलब वॉल्यूम इनटू में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है, 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, 2 मीटर क्यूब में 2n इलेक्ट्रॉन, तो v मीटर क्यूब में vn इलेक्ट्रॉन्स। क्या सही बात है कि नहीं? तो अगर मुझे v वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम ही नहीं पता इसकी, अभी ध्यान से निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में वॉल्यूम ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना भी हम लोगों ने माना। अब वॉल्यूम कैसे निकाले इसकी बात आती है, वॉल्यूम कैसे निकाले इसकी, तो वॉल्यूम निकालने के लिए याद करो, वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग करते हैं एरिया इनटू में लेंथ, सरफेस एरिया इनटू में लेंथ। बहुत आसान है। अगर मान लो कि मुझे इस बुक की क्या करना पड़ता, मुझे इस बुक की वॉल्यूम निकालनी पड़ती, तो तुम्हें पता है किसी भी क्यूबॉइड का फॉर्मूला, किसी भी क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है उसको निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे को क्या होता है, तुम्हारे को होता है L इंटू बी इंटू एच, हाँ कि ना। अब यहाँ पे तो क्या करते हो, L इंटू बी तो इसका सरफेस एरिया हो गया, L इंटू बी तो इसका सरफेस एरिया हो गया, इंटू में उसकी हाइट कर देते हो, सही बात है कि नहीं? तो क्या तुम सरफेस एरिया इंटू हाइट नहीं करते थे, वॉल्यूम आ जाती है। कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, किसी भी जगह पे देख लो, अगर तुम मान लो सिलेंडर के अंदर निकालना चाहो, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया इंटू में इसकी हाइट, एरिया इंटू में हाइट हमारे पास क्या होता है, एरिया इंटू हाइट हमारे पास होती है वॉल्यूम। और अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या निकालना चाहता हूं, वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा, एरिया इंटू में इसकी लेंथ कितनी है। अब तुम कहोगे लेंथ कितनी है, ये समझ लेते हैं, लेंथ कैसे निकाले। अभी लेंथ को खाली छोड़ देता हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पहले क्या बोला, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में टोटल वॉल्यूम इनटू में इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इनटू लेंथ करेंगे। अब लेंथ कितनी करेंगे ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से चल रही है और मान लो उनको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है dt, तो तुम्हें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन में dt, जितनी भी वो लेंथ चल रही होगी अपॉन में टाइम, हाँ कि ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन में टाइम। तो लेंथ मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगा dq इज इक्वल्स टू n इंटू a इंटू लेंथ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा vd इंटू dt इंटू e। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या करा, dq इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इनटू लेंथ, लेंथ निकालने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या कोई दिक्कत? अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इस dt को लाकर के मैं नीचे क्या करूंगा, इस dt को लाकर के dq से डिवाइड करूंगा, मेरे पास आ जाएगा dq बाय dt इज इक्वल्स टू n इंटू e इंटू a इंटू में vd। क्या कोई दिक्कत? अब dq अपॉन dt मेरे पास किसके इक्वल होता है, करंट के, करंट का फॉर्मूला मेरे पास आ गया n इंटू vd इंटू a। क्या कोई दिक्कत? n हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन e हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, vd हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और a हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तुम इसको बड़े सारे तरीकों से याद रख सकते हो। कुछ को टीचर तुम लोगों को याद करवाते हैं वीना से। कैसे याद करवाते हैं? वीना से, I इज इक्वल्स टू वी ना, कोई दिक्कत, V ना vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में एरिया। मैं इसको याद करवाता हूं, निविडिया, सुनो पहले, हाँ कि ना, सुना निविडिया, हाँ कि ना, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत? अब यहां से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहो तो मेरे पास क्या आएगा, करंट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू में एरिया। फिनिश। बहुत बहुत एसेंशियल फॉर्मूला, भी रेजिस्टेंस में काम आएगा तुम्हारे को, बहुत एसेंशियल फॉर्मूला। हम लोगों ने अब 3 फॉर्मूलाज पढ़ लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस e अपॉन में m इनटू में tau एवरेज इज इक्वल्स टू v e v अपॉन में m इनटू l इनटू में tau एवरेज, और एक i अपॉन में n इनटू में e इनटू में a। कोई दिक्कत?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे रुक जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वहीं पे खत्म हुई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब तो हम लोग बस रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ये देखो ये रिलेशन भी हम लोगों ने पूरा पूरा पढ़ लिया, सब वही है और कुछ भी नहीं है। आई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास वीडी और ए हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। फील निकल के आ रही है तुम लोगों को? दो छोटे छोटे टॉपिक उसके बाद बस करते हैं, उसके बाद आज की क्लास रोक देंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। आज की क्लास में सिर्फ कंसेप्ट, फिर मैं तुम्हारे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। 10 क्वेश्चन करवाने के बाद ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी चालू करेंगे, वहां पे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बड़े सारे क्वेश्चन है। तुम्हें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रेजिस्टेंस वाले पार्ट से ही निकाले जाते हैं, हाँ कि ना? पर फिर भी मैंने इसके अलग से इतने फॉर्मुलास के अलग अलग से क्वेश्चन निकाले, तुम्हारे को बहुत जरूरी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पार्ट। इसके न्यूमेरिकल्स, इसके डेरिवेशंस बहुत सारे पेपर में आती रहती है, क्या कोई दिक्कत? अब हमारे पास ध्यान से सुनना, अगला छोटा सा टॉपिक क्या होता है, अगला छोटे से दो टॉपिक आते हैं हमारे पास। एक आता है हमारे पास मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज। क्या आता है? मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज। अगर मैं बात करूं मोबिलिटी, बात करूं मैं मोबिलिटी की, तो मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। एबिलिटी टू मूव मतलब कोई सा भी चार्ज कितना मूवेबल है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो कितना ज्यादा मूव कर सकता है, ये चीज की मेजरमेंट हमारे पास मोबिलिटी है। और हम लोग कैसे मेजर करें? तुम्हें पता है मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू। क्या कोई दिक्कत? अब तुम्हें पता है कि कोई सा भी चार्ज मूव किस वजह से कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कोई सा भी चार्ज कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में हासिल कर लेता है, इसी चीज को हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। सर के ऊपर से चला गया। तुम ये सोचो, कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है तो चार्ज की मोबिलिटी ज्यादा है, हाँ कि ना? अगर कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड कम दी है लेकिन फिर भी चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा मूवेबल है, उसकी एबिलिटी टू मूव ज्यादा है। तुम ऐसे डिफाइन मत करके आना पेपर में, एबिलिटी टू मूव इज नोन एज मोबिलिटी। तुम डिफाइन कैसे करके आना पेपर में? तुम डिफाइन करके आना मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। पेपर में तो ऐसे डिफाइन होती है। मैं भी तुम्हारे को ऐसे बता देता कि मोबिलिटी का मतलब तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट क्या है? मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब कि कोई चार्ज कितनी इजीली मूव कर पा रहा है, हाँ कि ना? और मूव कितना इजीली कर पाएगा ये कैसे पता लगेगा? कि कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट हो जाए। क्या कोई दिक्कत? जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड और उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ज्यादा ज्यादा मोबिलिटी। क्या कोई दिक्कत? इजी है यानी पक्का? तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब छोटा सा क्वेश्चन ये कि क्या जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारे जो मतलब मोबिलिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है समहाउ? यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मुला और निकाल सकते हो तुम लोग, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल निकाल सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, हाँ कि ना? ये भी कभी कभार यूज हो जाता है, बहुत छोटी सी बात है। बट मेरा छोटा सा सवाल ये कि ये जो मोबिलिटी है क्या वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है? अरे हाँ भैया, ये मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मैं तुम्हें बोलूं ना करती तो? ना करती तो? किसी भी चार्ज के लिए जो मोबिलिटी होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। मैं तुम्हें बताऊं कैसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मुला डालो यहाँ पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास होती है, तुम्हें पता है, माइनस ई अपॉन में एम इंटू में टॉ एवरेज के, और अपॉन में हमारे पास एक ई भी है। क्या कुछ गलत कहा मैंने? ये तुम्हें पता है ई अपॉन में 1 ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा माइनस ई अपॉन में टॉ एवरेज अपॉन में एम इंटू में 1 अपॉन ई। देखो ई से ई कट गया, मेरे पास जो मोबिलिटी का फॉर्मुला आ रहा है वो आ रहा है माइनस ई अपॉन में एम इंटू में टॉ एवरेज। ये देखो ये है मोबिलिटी। आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहीं पे? नहीं। मैं तुम्हारे को अगर एक बात बताऊं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मुला हमारे पास क्या था? ये था माइनस ई अपॉन में एम इंटू में टॉ एवरेज, हाँ कि ना? सही बात है कि नहीं? ये पूरी टर्म तो एक कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म तो एक कांस्टेंट है, हाँ कि ना? इसी कांस्टेंट को हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको पूरी मोबिलिटी कह दूंगा तो इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो यही नहीं फॉर्मुला होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना? ये पूरा कांस्टेंट ही तो मोबिलिटी है, जो डिपेंड करता है हमारे चार्ज के मास के ऊपर, हमारे चार्ज के इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर और उसके एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। सोचो कितनी प्यारी सी चीज है कि अगर किसी चार्ज का मास ज्यादा तो उसकी मोबिलिटी कम। बिल्कुल सही बात है, मास ज्यादा होगा तो मूव धीरे धीरे होगा, चार्ज ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो मोबिलिटी और ज्यादा। क्या कोई दिक्कत? बात छोटी सी बात। तुम्हारे को मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज भी समझ में आ गया। अगर तुम इसके एसआई यूनिट की बात करो तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, इसको समझ लेते हैं, एसआई यूनिट भी डिराइव कर लेते हैं, तुम लोगों को दिक्कत ना है तो। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं पोटेंशियल की टर्म्स में रिलेशन लेना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पोटेंशियल बाय लेंथ के इक्वल होता है। पोटेंशियल को हम लोग किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में, और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। तो मैं नीचे लिखूंगा वोल्ट पर मीटर, ये मीटर ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड इंटू में मीटर पर वोल्ट, मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास मोबिलिटी की जो एसआई आ रही है वो आ रही है मीटर पर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड। कहीं से मुश्किल है? यही हमारे पास मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज होता है। व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज? मोबिलिटी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ चार्ज इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस ई अपॉन में एम टॉ एवरेज फॉर्मूला आ जाता है। मोबिलिटी जो होती है किसी भी चार्ज की डज नॉट डिपेंड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि वो अपने आप में ही कांस्टेंट होता है। क्या कुछ गलत था मैंने? देखा पूरी फील निकाल के आ गई ना। एस की बात करें तो एस हमारे पास मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। क्या कोई दिक्कत? उम्मीद है तुम्हारे को मोबिलिटी ऑफ द
चार्ज भी समझ में आएगी। बस इतना ही था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बाद खत्म, ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म। अभी एक छोटा सा टॉपिक करंट डेंसिटी का और है, थोड़ा सा एक्सटर्नल टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लेना। देखो इतने ही फॉर्मुलाज हमारे पास है, VD इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन में m इंटू टॉ एवरेज, EV अपॉन में m इंटू में टॉ एवरेज, I अपॉन में n इंटू में a, और मोबिलिटी इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं से मुश्किल है? बहुत ईजी है पक्का। अब छोटा सा जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास करंट डेंसिटी का। किसका? करंट डेंसिटी। डेंसिटी तुम लोगों को पता है कि एक यूनिट एरिया के अंदर अगर हम लोग ज्यादा, मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर हमारे पास कितना मास होता था वो हमारे पास डेंसिटी होती है। हाँ कि ना, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ऐसे ही करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैंने क्या बोला कि किसी भी वायर का, कोई सी भी वायर है, एक एरिया मेरे पास यहाँ पे A1 दे रखा है, एक एरिया मेरे पास यहाँ पे A2 दे रखा है। जरूरी थोड़ी है वायर का एरिया हमेशा यूनिफॉर्म रहे, चेंज भी तो हो सकता है। मान लो इसके अंदर से हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर से हमारे पास I करंट पास हो रहा है। तुम्हें पता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एरिया का जो वेक्टर होता है वो एक एक्सियल वेक्टर होता है और वो एरिया से हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है। हाँ कि ना? और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक एरिया वेक्टर। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं J से, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया। ये मतलब कितना इलेक्ट्रिक करंट एक यूनिट एरिया से पास हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है। अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से 2 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है तो करंट डेंसिटी क्या हो गई, 2 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? ऐसे यूनिट क्या होती है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, कि कितना करंट 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से, एक छोटे से एरिया से पास हो जाता है। क्या कोई दिक्कत? डन, पक्का, बहुत ईजी है। और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस वजह से हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर 5 6। क्या कोई दिक्कत? बहुत ईजी है, पक्का ईजी है, कोई डाउट नहीं है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज क्या आती है, छोटी सी चीज आती है। अभी तो एरिया और जो करंट था वो एक दूसरे के वेक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, कोई दिक्कत नहीं। कल को अगर मान लो मेरे पास वायर ऐसी होती, मेरे पास वायर ऐसी होती, छी छी छी, कैसी गंदी सी वायर काटी है। ये हुई ना बात हिमांशु राव। अब अगर यहां से मान लो आई करंट पास हो रहा है, हाँ कि ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा। क्या कुछ गलत का? मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो करंट के अंदर जो करंट की साइड पे जो एरिया आएगा, इस एरिया वेक्टर को अगर मैं रेजोल्यूट करूंगा तो तुम्हें पता है परपेंडिकुलर मेरे पास क्या निकलेगा, एक ए साइन थीटा, और इसके पैरेलल क्या निकलेगा, एक ए कॉस थीटा। तुम्हें पता है किसी भी वेक्टर को रेजोल्यूट करने के बाद थीटा वाली साइड पे कॉस थीटा आता है और थीटा के अपोजिट वाली साइड पे हमारे पास साइन थीटा आता है। तो अगर यहाँ पे अब मैं करंट डेंसिटी लिखना चाहूं तो करंट डेंसिटी मेरे पास क्या होगी, होगी आई अपॉन में एरिया कौन सा लू, ए साइन थीटा या कॉस थीटा, ए कॉस थीटा वाला, क्योंकि उसी साइड पे है। हाँ कि ना? तो अगर मैं यहां से करंट का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो J इंटू में ए कॉस थीटा, और तुम खुद सोचो दो वेक्टर जब कभी भी कॉस थीटा के साथ आते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, I इज इक्वल टू J डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट हो जाता था। हाँ कि ना? ये भी करंट डेंसिटी का एक छोटा सा पार्ट है। एस्टिमेट करंट डेंसिटी हमारे पास, ये देखो सब कुछ नीचे लिख रखा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। फॉर्मूला I अपॉन में A होता है, इसको J डॉट A भी लिख सकते हैं, J A cos थीटा भी लिख सकते हैं। साइन हमारा जो SI यूनिट होती है वो हमारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी की SI जो डायरेक्शन होती है वो हमारे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। खत्म, फिनिश, खत्म, फिनिश। इलेक्ट्रिक करंट के अब देखो कितने सारे फॉर्मुलास हो गए लास्ट चैप्टर के अंदर। अभी जितने भी फॉर्मुलास पढ़े सबके सब रिवाइज करो तुम्हारे को। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q बाई टी की जगह पर पढ़ा NE अपॉन में T, NE अपॉन में T की जगह पढ़ा हम लोगों ने, और Q बाय Q इंटू F, एक हम लोगों ने पढ़ा Q बाय 2 पाई R इंटू में वेलोसिटी, और एक जगह हम लोगों ने अभी पढ़ा, एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इंटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन में टाइम। एक जगह भी हम लोगों ने पढ़ गया है I इज इक्वल टू J डॉट A। हाँ कि ना? एक हम लोग एवरेज करंट का फॉर्मूला पढ़ के आए थे। एवरेज करंट का फॉर्मूला हमारे पास होता था इंटीग्रेशन I dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt फ्रॉम टाइम t1 टू t2, फ्रॉम टाइम t1 टू t2। एक हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा t, और एक हम लोगों ने पढ़ा था Q2 माइनस Q1 अपॉन में t2 माइनस t1। एक हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है dq बाई dt। एक हम लोगों ने और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूलास पढ़े। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूलास हमारे पास होते हैं, क्या होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूलास, माइनस ई अपॉन में m इंटू में टॉ एवरेज। एक हम लोगों ने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू EV अपॉन में m इंटू L इंटू टॉ एवरेज। एक हम लोगों ने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I अपॉन में NE इंटू A। एक हम लोगों ने पढ़ा मोबिलिटी इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हम लोगों ने पढ़ा माइनस ई अपॉन में m इंटू में टॉ एवरेज। और एक इसके बाद हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I अपॉन में A, करंट ऑन पासिंग थ्रू अ पर यूनिट एरिया। देखो इतने सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक। और तुम कहोगे जी इसको याद कैसे करना है, इसको मेहनत करके याद करना है, हवा में ये सारे फॉर्मूलाज याद नहीं होती। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। तुम कहोगे मैंस आर नॉट ऑलरेडी परफेक्ट,
मैंस को भी परफेक्ट करती है, पढ़ाई कर लो सबके सब, मैन वुमेन कुछ नहीं करेंगे। पता लग रहा है मास्टर का लेक्चर नहीं आया, मास्टर जेल में है, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, गंदी बात। क्या कोई दिक्कत? ये सारे के सारे फॉर्मूलाज तुम लोगों को पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, सारे फॉर्मूला जरूरी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जितने हम लोगों ने आज फॉर्मुलाज पढ़े हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, करंट डेंसिटी के जितने फॉर्मुलाज पढ़े हैं, इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हम लोग अगली क्लास में चालू करेंगे। फिर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का टॉपिक लेके आएंगे, उसको भी बहुत ढंग से समझेंगे। और आज की क्लास बड़ी मस्त गई। तुम लोग जितने भी बालक इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, तुम उसको हमारी साइट के ऊपर जाकर के भी देख सकते हो, skillshala.in के ऊपर, क्योंकि वहां पर तुम्हारे को फायदा पता है क्या होगा? वहां पर तुम्हारे को फायदा, अभी जो डंडा लेके आऊंगा अपनी अनारकली के साथ बात करूंगा, तो उसके साथ तुम्हारे को फायदा ये होगा, उसके साथ तुम्हारे को फायदा ये होगा कि तुम जब वहां जाओगे तो वहां तुम्हारे को ना किसी ऐड की झंझट, ना किसी और चीज की झंझट, सारे के सारे जितने लेक्चर्स है सारे डेकोरम में लगे हुए मिलेंगे। साथ ही साथ तुम्हारे को जो भी लेक्चर हम लोगों ने आज पढ़ा है उसके नोट्स अगर तुम लोगों ने बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी साइट skillshala.in के ऊपर इसके नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स भी हम लोगों ने अवेलेबल कर दिए हैं। और क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ वहां पे करते रहते हैं। वहां पे टेस्ट और तुम्हारी टेस्ट सीरीज के साथ साथ तुम्हारे पीवाईक्यूज टेस्ट, तुम्हारे पीवाईक्यू सैंपल पेपर के क्वेश्चंस की सॉल्विंग, सब कुछ चलता रहता है। और सिर्फ साइंस ही नहीं, तुम कॉमर्स के लिए, छोटी क्लासेस के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, 9th 10th के लिए, सबके लिए पढ़ सकते हो, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो बड़ी अच्छी गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिवाइज कर लेना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।